नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कि एक नेता की सलाह उस दल को कहाँ ले जाती है और एक नेता की सलाह उसको कहाँ ले जाती है। मेरे कहने का यहाँ अर्थ ये है कि एक नेता ने सलाह दी कि हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, और दूसरे नेता ने सलाह दी कि हमें इस रास्ते पर नहीं चलना है, तो वो कहाँ जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजीव गांधी की। बात है दिसंबर 1985 की। चुनाव के नतीजे आ चुके थे, कांग्रेस भारी बहुमत हासिल कर चुकी थी, और उसी साल कांग्रेस का 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय अधिवेशन था मुंबई में। वहां राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को हमें सत्ता के दलालों से बचा के रखना है और मीर जाफर और जयचंद जैसे गद्दारों से भी हमें बचा के रखना है, क्योंकि ये आगे जाके हमारी पार्टी को खत्म कर देंगे और रसातल पर ले जाएंगे। उन्होंने ये बात उस समय कितनी पढ़ ली थी कि वो आज जमीन पर लगभग 40 सालों बाद कितनी प्रासंगिक लगती है, कितनी रेलेवेंट लगती है। आज कांग्रेस की वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, वहां से ना जाके मैं और पीछे नहीं जाता, 40 साल के, 30 साल, 25 साल, 10 साल के। मैं आज की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तो सत्ता की दलाली और मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग। आप हमेशा देखेंगे कि जब भी पार्टी किसी भी ऊंचाइयों पर छूती है तो पार्टी के अंदर के नेता ही उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। चाहे 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो या राज्यों में होने वाले चुनाव हो या राज्यों की कांग्रेस में जो स्थिति है राज्यों में वो हो। ये बात बहुत मार्के की है। अगर हम जमीनी स्तर से बात करें तो केंद्र में जो नेता 2019 के बाद बागी हुए थे, क्या वो एकाएक बागी हो गए थे? एकाएक ही उनके मन में मन परिवर्तन हो गया था उनका, मतलब उनकी आत्मा, उनका जमीर एकाएक जागृत हो गया था? नहीं, ये सब पहले से तय रहता है। हमें क्या काम करना है, किस समय करना है, राजनीति की पहले से तय करके रखते हैं और ये पहले से तय हो जाता है। और इनकी भूमिकाएं कितनी संदिग्ध रही होंगी, कहने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने जो भी किया, लेकिन पार्टी के साथ तो वही किया जो राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि हमें मीर जाफर और जयचंदों से संभल के रहना होगा। तो वही तो हुए। वर्तमान में क्या है, यही तो है सब। उसी तरह आप राज्यों में देखें, जितने भी नेता को जिम्मेदारी दी जाती है या प्रभारी बना के भेजे जाते हैं या और ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक जिन्हें कहा जाता है, उन्हें जब राज्यों में भेजा जाता है, क्या करते हैं? पार्टी को मजबूत बनाने में लगते हैं? नहीं, वो अपने को मजबूत बनाने में लगते हैं। क्यों? जितने भी अभी तक आप राज्यों का पूरा लेखा जोखा देख लीजिए, जिस राज्य में ऑब्जर्वर बन के गए, पर्यवेक्षक बन के गए, पार्टी किस हालत में हो गई, लेकिन वो क्या हो गई? वो पार्टी को मजबूत नहीं करते, वो अपने आप को मजबूत करते हैं। और अगर वो मजबूती करते हैं तो उनका काम क्या है? पार्टी को देखना, पार्टी की क्या स्थिति है, पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करना, चाहे वो स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के हो या विधानसभाओं को हो या लोकसभा के हो। उनको ये चयन करना होता है कि भाई कौन कौन सा व्यक्ति उस सीट से लड़ने के योग्य है, जीतने की क्षमता है, उसको टिकट दिया जाता है। तो जब वो ये काम उनके हत्थे होता है तो उनकी कितनी क्षमताएं हैं, कितने ज्ञानवान है और कितने बुद्धिमान है, वो सब सामने आ जाता है। लेकिन इन नेताओं को जो ये करते हैं, इनकी कभी जिम्मेदारी है, जवाबदेही पूछी गई कि क्या जवाबदेही है आपकी?
कभी नहीं पूछी जाती। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता नहीं होगा कि हमारा 5 साल पहले और अगले 10 साल पहले कौन हमारा प्रभारी था और पर्यवेक्षक आए थे, किसी को पता नहीं होगा। नाम लेना मतलब ढूंढना पड़ेगा, गूगल खोलना पड़ेगा कि कौन हमारा पर्यवेक्षक था। जबकि पर्यवेक्षक की तो ऐसा होना चाहिए कार्यकर्ताओं में कि वो एक झटके से बता दे, कि क्रम गिना दे, क्योंकि वो उसे पता ही नहीं होता। क्योंकि पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, वो नेताओं के लिए आते हैं, वो चुनाव करने आते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। और जब चुनाव करने आते हैं तो वहां भी अपनी भूमिका दिखाते हैं, वहां भी तयशुदा, आप क्षमा करें, आदान प्रदान होता है। साफ शब्दों में कहूं तो वहां बोलियां लगती हैं, टिकटों के लिए बोलियां लगाई जाती हैं। इससे कोई वास्ता नहीं होता कि वास्तविक उम्मीदवार क्षमतावान है, जमीन पर उसकी जमीन बनी हुई है, ये तय नहीं होता। इसकी कोई विवेचना नहीं होती। बस सीधा जो है व्यक्ति आता है, टिकट प्राप्त करता है और चुनाव लड़ता है। और इसमें भूमिका सिर्फ उस दल की नहीं होती, अन्य दल भी ये भूमिका निभाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार तुम्हारी पार्टी का होना चाहिए। और उसके लिए भी वो सब कुछ करते हैं जो राजनीति में करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं साम दाम दंड भेद। जो मजबूत पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, और विशेषकर वर्तमान में, वो तय करती है कि आपका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। इसी से आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है, जो राजीव गांधी ने कही थी, वो कितनी प्रासंगिक है। हालांकि राजीव गांधी जब वो ये बात कह रहे थे तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ जो लोग बैठे हैं, उनके बगल में जो लोग बैठे हैं, विश्वास पात्र लोग बैठे, वो उनको किस तरह से परेशान करेंगे, किस तरह से उनको संतरास देंगे। और ऐसा हुआ। जो राजीव जी का कार्यकाल रहा 5 साल का, उस पर आप देखें कि उन पर कितने उन्हीं के साथियों ने आरोप लगाए। जितने आरोप उन पर लगे सब उनके साथियों के लगाए गए हैं। जितने भी सत्ता सूत्र बाहर आए वो उनके साथियों ने निकाले हैं। इसलिए राजीव जी ने एक बार कहा था, सत्ता से बाहर होने के बाद उनसे जब ये पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा राजनीति में दुख किस बात का है, उन्होंने यही कहा था कि जिस पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। ये मुझे दुख है इस बात का। तो वही राजनीति आज कांग्रेस में होती है कि जिस व्यक्ति को जितना ऊंचा ओहदा दिया जाता है, जितना पद दिया जाता है, वही पार्टी के साथ और नेतृत्व के साथ मीर जाफर और जयचंद वाली भूमिका का निर्वहन करता है। यही कांग्रेस की नेता की एक राय थी जो कांग्रेस में नहीं मानी गई, और उसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस की स्थिति है। दूसरे मुद्दे पर आता हूं, दूसरी बात पर आता हूं। वो बात कही थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने कहा था कि अब हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अब गठबंधन युग है। हमारी पार्टी की जो भी मान्यताएं रही हों, लेकिन अब हम गठबंधन के बगैर आगे राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि युग जो है गठबंधन का है। और उन्होंने सबसे पहले स्वयं उसके नायक बने, अगुवा बने, और उन्होंने गठबंधन करके बता दिया कि एक शून्य से शुरू हुई पार्टी कैसे शिखर तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी अगर यहां तक पहुंची है तो गठबंधन में उसका बहुत बड़ा हाथ है। और जो उन्होंने एक नजीर पेश की कि उन्होंने कभी 18 दलों का और कभी 23 दलों का गठबंधन अपने साथ लेकर केंद्र में सरकार चलाई, तो उनका स्पष्ट कहना था कि अब गठबंधन का युग है। और अगर कोई कहे कि 14 और 19 में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर सरकार बना ली, तो ये अपने बल पर सरकार नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत अपने दम पर मिला, लेकिन उस बहुमत में गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका थी। गठबंधन से चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों बहुमत आया, लेकिन उसका आधार गठबंधन था। गठबंधन के वोट मिले हैं उनको। और जिन दलों से उन्होंने गठबंधन किया
वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में, अपने स्थान में अपना मकाम रखते हैं, अपनी हैसियत रखते हैं। इसलिए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भी बहुत मजबूती से गठबंधन करती है। आप कहीं भी चुनाव उठा के देख लें, वो गठबंधन में बहुत मजबूती से गठबंधन करती है। आखिरी समय वो ऐसे जोड़ लेती है जैसे माला गूंथ ली हो उसने। पहले दिखता है कि बाहर बिखरे हुए फूल हैं, लेकिन चुनाव आते आते वो गठबंधन की माला बना लेती है और उसका नतीजा सामने है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, कोई भी राज्य हो, उनके साथ अगर जहां उन्हें गठबंधन की जरूरत होती है वह जबरदस्त गठबंधन करते हैं और उसका नतीजा उनको सामने भी दिखता है। और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो गठबंधन में हमेशा असमंजस की स्थिति में रहती है, हमेशा असमंजस की स्थिति में रहती है और कभी भी उसका नैसर्गिक गठबंधन किसी से नहीं हो पाया। अगर आपका गठबंधन किसी से हुआ है और एक बार सफल नहीं हुआ तो ये कोई गारंटी नहीं कि दूसरी बार सफल नहीं होगा, लेकिन पहली बार ही गठबंधन होता है और उसके बाद आपस में ही वो गठबंधन वाले एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। तो ऐसे गठबंधन का कोई लाभ नहीं है। आपको गठबंधन में स्थिरता होना चाहिए। फिर दूसरी बात, गठबंधन तय करने की जिनको जिम्मेदारी है वो पार्टी के लिए गठबंधन नहीं करते, वो अपने लिए गठबंधन करते हैं। उनकी जो भूमिकाएं होती हैं वो जो उनको दी जाती हैं उससे इतर वो अपना काम करते हैं। वो वो तय करने लगते हैं कि किस पार्टी से गठबंधन होगा, किस पार्टी से गठबंधन होगा नहीं होगा। अरे कार्यकर्ता तय करते हैं, शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि ये प्रदेश में और देश में क्या राजनीतिक स्थिति है जिसके कारण गठबंधन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि कांग्रेस का कोई भी प्रभारी जो बना के भेजा जाता है अपने मन से घोषणा कर देता है कि हम गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है राजनीति पर, इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कार्यकर्ताओं पर और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं पर कि जैसे कहते हैं कि पूरी तरह से रायता ही बिखेर देते हैं। जो पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं और जो प्रभारी बनाए जाते हैं इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ केंद्र नेतृत्व द्वारा उपकृत किए जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को इतना वो समझने लगते हैं बड़े कि सोचते हैं कि पार्टी तो हम ही चला रहे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं की राय नहीं होती, उनकी अपनी राय और अपने नेताओं की राय होती है। कार्यकर्ता तो बहुत दूर हो जाता है। तो यही बात है कि एक नेता जिसने सलाह दी कि गठबंधन भारतीय राजनीति में अपरिहार्य है, वो सलाह मानकर चल रही है तो आज देश में शीर्ष पर है। और जिस पार्टी ने अपने नेता की सलाह नहीं मानी वो पार्टी आज हाशिए पर है। यही सलाह का आधार होता है और यही इन्हीं सलाह में, जैसे कहते हैं बुजुर्गों की इन्हीं सलाहों में सफलता और विफलता दोनों छुपी होती है जो आज हमारे सामने है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ताकि हम आपको इसी तरह से और प्रोग्राम दिखाते रहें। धन्यवाद।